हेलो एवरीवन, सभी को गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और 2-3 दिन से पिछली क्लास हो नहीं पाई है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। और आज से अपनी वीडियो जो है वो रेगुलर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे, तो वो जो प्रैक्टिस सेट है उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशन कोड के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। देखिए, लिखा हुआ है सफल होने के लिए 3 नियम। सफल होने के लिए आपको 3 नियम बनाना पड़ेगा, और केवल बनाना ही नहीं है लालो, उस पर आपको चलना भी पड़ेगा। सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहला नियम आप लोग लिख लीजिए, खुद से वादा करना है आपको, ठीक है। आपको खुद से वादा करना है कि अगर हम मंजिल की तरफ हमने पैर बढ़ाया है तो हमें मंजिल जब तक मिल नहीं जाती है तब तक हमें रुकना नहीं है मेरे लाल। अगर आप रुक गए तो आपने जो खुद से वादा किया था उस वादे का क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपने वादा किया है तो आपको रुकना नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने वादा कर लिया है तो उस वादे को पूरा करने के लिए आपको खुद से मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर आपने खुद से मेहनत कर ली तो आप समझ लो कि आपकी मेहनत का जो फल है वो आपको मंजिल के रूप में प्राप्त होने वाला है। तो दूसरा वादा आपका ये है कि आपने वादा तो कर लिया है लेकिन आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट में एक और बात बता दूं मैं कि अगर आपने वादा कर लिया है, मेहनत भी ज़्यादा कर लिया है, तो मेहनत के साथ साथ आपको कभी कभी ना ऐसा होता है कि मेहनत आप कर रहे होते हैं, वादा भी आपने कर लिया होता है, लेकिन आप लंबा समय नहीं दे पाते। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में होते रहें तो आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। समय देना पड़ेगा, और समय इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हम लोगों से ज़्यादा भी मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों से जो ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्या यार, मतलब हमारा हो नहीं रहा है, तो लाल होगा आपका भी। लेकिन आपको वादा जो किया था आपने, उस पर मजबूती से आपका इरादा जो है उस पर बरकरार रहना होगा। आपको समय लग सकता है भले, लेकिन मंजिल आपको मिलेगी अगर आपने वादा किया है और खुद से मेहनत भी आपने की है, ठीक है। तो चलिए इसी मोटिवेशन कोड को समाप्त करते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला तो सबसे पहली मैं बात बता दूं आपको, एसएससी जीडी का आज प्रैक्टिस सेट है अपना 12 नंबर, ठीक है। इससे पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं, और आपने अगर 11 प्रैक्टिस सेट को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जाइए और 1 नंबर से आप पहले उनको शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यानी कि 101वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, लिखा हुआ है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा कृत्रिम हृदय बनाया गया है। कृत्रिम का मतलब होता है कि मानव के द्वारा निर्मित, ठीक है। कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा निर्मित, ठीक है। मानव के द्वारा निर्मित एक हृदय बनाया गया है। उस हृदय को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन नंबर आपके पास है आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी है आईआईटी खड़गपुर, और ऑप्शन नंबर डी है आईआईटी गुवाहाटी। तो क्या लगता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर, ठीक है। आईआईटी कानपुर के द्वारा पहली बार कृत्रिम हृदय बनाया गया, ठीक है। हृदय का मतलब होता है कि हृदय केवल व केवल पंप करता है। हृदय का काम क्या होता है? केवल पंप करना। हृदय कोई और कोई काम नहीं है, हृदय केवल पंप करेगा। और जो पंप हृदय करता है, जब वो पंप करता है तो उसी के साथ जो ब्लड होता है वो महाधमनी के साथ पूरे शरीर में हर एक प्रत्येक अंग तक फैल जाता है। तो हृदय का काम केवल होता है पंप करना, और ये पंप करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता है। ये जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार कृत्रिम हृदय किसने बनाया है? तो बता दोगे आईआईटी कानपुर। और ये आईआईटी कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है आईआईटी कानपुर, और इसी के द्वारा पहली बार कृत्रिम हृदय बनाया गया है, ठीक है। अब मैं आपको हृदय का जो चित्र है उसको दिखाता हूँ, और हृदय के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला लिखा हुआ है कि जो हृदय है, आपको मैं हृदय का पूरा चित्र भी दिखा दूँ, शायद आप इससे समझ में आ जाए।
ठीक है। तो ये देखो हृदय, ठीक है, हृदय में ये आपको जो दिख रही है ये वाली, ठीक है, तो ये है महाधमनी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं महाधमनी। जब ये जो हृदय होता है ऐसे पंप करता है तो ये पूरा हृदय एक बार सिकुड़ जाता है, फिर एक बार फैल जाता है। जब ये सिकुड़ता है तो यहाँ पर ये जो रक्त भरा होता है, यहाँ पर जो रक्त भरा होता है ये इन महाधमनियों के द्वारा, ठीक है, इन महाधमनियों के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। सबसे पहले हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, मानव हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। एक को बोलते हैं दायां आलिंद, ठीक है, ये कौन सा है? तो ये दायां आलिंद है, ठीक है। ये कौन सा है? दायां निलय है। इसके बाद इस तरफ की बात करोगे तो ये वाला जो है ये बायां आलिंद है और ये जो है बायां निलय है, ठीक है। हम बात करेंगे कि ये वाला जो है दायां आलिंद है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है? तो इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का सीधा सा तात्पर्य ये है कि रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। अगर रक्त में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो रक्त कैसा हो जाएगा? तो अशुद्ध रक्त हो जाएगा। ये अशुद्ध रक्त जो है वो शिराओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? शिराओं के माध्यम से फेफड़े में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करेगा? तो फेफड़े में प्रवेश करेगा। और जो फेफड़ा है वो रक्त को शुद्ध करेगा। फेफड़े का प्रमुख कार्य होता है कि वो रक्त को शुद्ध करता है। फेफड़े का दूसरा कोई काम नहीं दिया गया है। फेफड़ा केवल एक ही काम करता है कि वो रक्त को शुद्ध करता है। किसको शुद्ध करता है? रक्त को शुद्ध करता है। और जब ये रक्त को शुद्ध कर लेता है तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर धमनी होती है, ठीक है, यहाँ पर धमनी होती है। और जो शुद्ध रक्त होता है, जो फेफड़े में शुद्ध किया जाता है, वो शुद्ध रक्त जो है वो धमनी की सहायता से बाएं आलिंद में आ जाता है, ठीक है, बाएं आलिंद में आ जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बायां जो आलिंद होता है इसमें शुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है? इसमें शुद्ध रक्त होता है। और शुद्ध रक्त का मतलब होता है इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, उसको शुद्ध रक्त कहेंगे। तो पहली बात आपने नोटिस किया कि जो तुम्हारा दायां आलिंद होता है इसमें अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और ये अशुद्ध रक्त जो होता है वो फेफड़े में जाता है शिराओं के माध्यम से, और ये फेफड़ा जो है रक्त को शुद्ध कर देगा। फिर जो है धमनी उस शुद्ध रक्त को ले जाएगी हृदय में, क्योंकि हृदय में अगर थोड़ा सा भी गंदा रक्त चला गया या फिर ऐसे कह सकते हैं अशुद्ध रक्त चला गया तो हृदय काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो हृदय को प्योर रक्त चाहिए ताकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर से हो, तभी वो काम करेगा, ठीक है। तो जो धमनी होती है वो ले जाती है शुद्ध रक्त को हृदय तक, और हृदय इसके बाद जब पंपिंग करता है तो जब वो सिकुड़ता है तो उसके बाद वो पूरे, जब सिकुड़ता है ना तो वो दब जाएगा तो उसमें जो रक्त भरा होगा वो बाहर की ओर जाएगा। और जो रक्त जब बाहर की ओर जाता है तो वो महाधमनी की सहायता से पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। तुम्हारा अंग एक एक अंग हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा, खोपड़ी हो जाएगी, उंगलियां हो जाएगी, ठीक है, हाथ हो जाएंगी, सभी जगह वो महाधमनी से प्रवेश करेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो प्रमुख IIT संस्था हैं उनके द्वारा उनमें स्थापित कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर हैं, उनके नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो IIT रुड़की में जो है वो परम गंगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। कहाँ पर? IIT रुड़की में। सबसे पहली बात तो IIT जो रुड़की जो है वो उत्तराखंड में। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। एक बात याद रखो, उत्तराखंड में कौन सी नदी निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप लोग बता दोगे IIT रुड़की में। दूसरा, IIT गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी जो है वो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और असम का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था इसका कामरूप। क्या नाम था? पुराना नाम कामरूप था, इसलिए यहाँ पर परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया। तीसरी बात अगर हम लोग देख ले, IIT गांधीनगर जो है वहाँ पर परम अंत सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। और चौथा अगर हम लोग बात करेंगे, IIT खड़गपुर में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। तो 4 सुपर कंप्यूटरों के बारे में मैंने बात की। सबसे पहला परम गंगा IIT रुड़की में, परम कामरूप IIT गुवाहाटी में, और IIT गांधीनगर में परम अंत, और IIT खड़गपुर की बात करोगे तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है।
तो यहाँ से अपना खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 101। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 102 की। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में क्या रखा हुआ है आपके लिए, और जल्दी से पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। लिखा हुआ है राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास 62, सेकेंड ऑप्शन है 29, थर्ड है 41 और डी ऑप्शन है आपके पास 31। तो क्या लगता है इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 31। ठीक है, कितना 31 आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 31। अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 80। कितनी हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करोगे विधानसभा, ठीक है, विधानसभा की सीटें कितनी, विधानसभा की सीटों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें 403 हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। ठीक है, क्या है, तो विधान परिषद भी है, और विधान परिषद में यहाँ पर 100 सीटें हैं। कितनी है, 100 सीटें हैं विधान परिषद में। 100 से आपको एक और याद रखना है कि जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ विधानसभा की सीटें भी कितनी हैं, तो वहाँ विधानसभा की सीटें भी कितनी हैं, तो 100 सीटें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीटें, 100 सीटें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की अगर बात की जाए तो 80 लोकसभा की सीटें हैं, और विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो 403 विधानसभा की सीटें। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, तो आपको बताना है 31 यहाँ की सीटें हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 31। तो चलते हैं, अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेन के बारे में। कुछ राज्यसभा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, राज्यसभा की 31 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। सबसे पहली बार अगर हम लोग बात कर लें, सबसे पहली बार बात करें कि राज्यसभा का जो पहला सत्र था वो 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। कब, तो 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन का प्रबंध किया गया है। सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो सबसे ज़्यादा सीटें भी तो उत्तर प्रदेश में हैं, नहीं तो सबसे ज़्यादा सीटें राजस्थान में ना होती। ठीक है, तो जो सीटों का बंटवारा है वो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी उसी आधार पर वहाँ पर सीटें आवंटित की जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखिए, लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 84 में राज्यसभा की सदस्यों की क्या क्या अर्हताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य निर्वाचित हैं। इनमें 12 सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और वो साहित्य या विज्ञान या फिर कला या फिर समाज सेवा आदि क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, जिन्हें उस क्षेत्र में विशेष अनुभव प्राप्त होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि वो इससे पहले जो पश्चिम बंगाल के वो गवर्नर थे, और आपको टाइप करना है कि वो कौन थे। तो गाइस, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, उनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या नाम है, जगदीप धनखड़ उनका नाम है, और ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति होने वाले हैं। ठीक है, और नीचे एक पॉइंट आपको लिखा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 80 हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अभी तुरंत लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश है भारत के 8 राज्यों के साथ, कितने, 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और 8 राज्यों के अलावा ये एक देश से भी, कितने, एक देश व एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है।
ठीक है। वो यूनियन टेरेटरी कौन है, तो वो यूनियन टेरेटरी है दिल्ली। और 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग उत्तर में बात करेंगे इसके, तो उत्तर में है उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से ही 2000 में अलग हुआ था। कब? सन 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और एक नया राज्य बन गया। उत्तराखंड के बारे में अगर बात करें तो इसके ऊपर एक और राज्य स्थित, इसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो गए दो, ठीक है, पहला राज्य और ये दूसरा राज्य। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक जो है, ठीक है, यहाँ पर एक दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिल्ली है और दिल्ली यूनियन टेरेटरी है और दिल्ली के बगल में यहाँ से लेके यहाँ तक हरियाणा है, ठीक है। तो हरियाणा जो है वो तीसरा राज्य हो जाएगा और तीसरे राज्य के बाद हरियाणा के नीचे राजस्थान है और राजस्थान हो गया चौथा। राजस्थान के बाद यहाँ पर नीचे बात करोगे ललितपुर के नीचे और इस तरफ यहाँ पर है मध्य प्रदेश और इसके बाद है छत्तीसगढ़ के बाद जो है वो झारखंड है और झारखंड के बाद हो जाएगा तुम्हारा बिहार, ठीक है। तो टोटल राज्य हो गए 8 और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली को मिला करके 9 और दिल्ली को हटा दिया जाए तो 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया था। तो भारत में एक द्विस्तरीय प्रणाली भी थी और एक त्रिस्तरीय प्रणाली भी थी। जो त्रिस्तरीय है उसको आज भारत में स्वीकार किया गया है, लेकिन इससे पहले जो थी वो द्विस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959, 26 जनवरी 1960, 19 नवंबर 1966 या फिर 15 अगस्त 1971। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की शुभारंभ किया था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाएगा, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और गांधी जी की जयंती पर इन्होंने इस त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का शुभारंभ किया था। अब हम लोग देख लेते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली के बारे में अहम जो सवाल बन सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था। मैंने आपको बताया कि बलवंत राय जो मेहता हैं इन्हीं के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का शुभारंभ सुझाव दिया गया था। इसको कब से शामिल किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 से, ठीक है, 9 से 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची, उसमें कितने सब्जेक्ट को शामिल किया गया आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। तब तक देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। ऑप्शन नंबर आपके पास है, पहला 1526 में, ऑप्शन नंबर बी 1527 में, सी 1528 में और ऑप्शन नंबर डी है 1529 में। तो क्या लगता है आपको इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि पानीपत की लड़ाई, ठीक है, पानीपत की जो लड़ाई है, पानीपत की लड़ाई जो है वो 1526 में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो बाबर,
ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में क्या होता है कि बाबर की जीत होती है, ठीक है, बाबर की जीत हो जाएगी और इब्राहिम लोदी जो है इस युद्ध में हार जाएगा। और जब ये युद्ध हार जाएगा तो इसके मौत के घाट भी उतार देगा कौन, बाबर। यानी कि जब बाबर इब्राहिम लोदी को मार देगा तभी से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा, कौन करेगा, तो बाबर करेगा। ठीक है, 1526 में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगर बात करें 1527 में कौन हुआ था, तो 1527 में हुआ था तुम्हारा, ठीक है, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। कौन सा, तो ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में होता है खानवा का युद्ध। ठीक है, 1527 में कौन सा होता है, तो खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है। और इसके बाद 1528 में होता है, 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। कौन सा, चंदेरी का युद्ध कब होता है, तो 1528 में होता है। और इसके बाद 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। कौन सा, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब होगा, तो 1529 में होगा, मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पर। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, 1527 में खानवा का युद्ध होगा, 1528 में चंदेरी का युद्ध होगा और 1529 में घाघरा का युद्ध होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसके ट्रिक से कि इसको हम लोग कैसे याद रखें, तो उसको मैं बताऊंगा कि उनको सीक्वेंस से आप कैसे याद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बाबर के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। बाबर ने कैसे इब्राहिम लोदी को हराया था और वो कारण क्या था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, वरना इब्राहिम लोदी के पास बाबर से ज़्यादा सेना थी, लेकिन फिर भी बाबर जीता और इब्राहिम लोदी वहाँ से हारता है। लेकिन हारता क्यों है, क्योंकि बाबर जो है वो पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग करेगा। भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था बाबर ने, और इन्हीं तोप की वजह से उसने जो है इब्राहिम लोदी को हराया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना कर दी। बाबर का युद्ध में जीत का प्रमुख कारण था तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति में बाबर जो है वो तोपों का इस्तेमाल करता था। बाबर के तोपी, ठीक है, बाबर का जो तोप वाले जो तोपची थे, यहाँ पे क्या, बाबर के तोपची, ठीक है, बाबर के तोपची यहाँ पर लिख लेना। तोपची जो थे उस युद्ध में कौन कौन से, तो एक का नाम मुस्तफ़ा था, दूसरे का नाम उस्ताद अली था। ये दोनों के दोनों बाबर के तोपची थे और इन्हीं की सहायता से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इस पद्धति का नाम है तुलुगमा पद्धति। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे। तो बाबर है उसी के द्वारा ही खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में लड़ा जाएगा और ये जो है राणा सांगा या फिर राणा संग्राम के द्वारा और बाबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 15 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। और अगर बात करेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में हुआ। दूसरा कब हुआ, तो 1556 में हुआ। और तीसरा जो है वो 1761 में हुआ जाके। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। चलिए हम कुछ ट्रिक के साथ आपको बताते हैं बाबर के जन्मदिन के। बाबर का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके पिता का नाम क्या था, ये सबको आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी को मनाया जाता है, 14 फरवरी को। और 1483 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर, ट्रांस आक्सियाना परगना जो अफगानिस्तान में स्थित है, यहाँ पर इनका जन्म होता है मोहम्मद बाबर का। इसका पूरा नाम अगर जाने की कोशिश करेंगे हम लोग तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और उसके पिता का नाम था उमर शेख तथा बाबर की माता का नाम था कुतुब निगार खानम। यहाँ पे कुतुब निगार खानम लिखा है लेकिन इनका एक्चुअली में नाम था कुतुब निखार खानम। ठीक है, कुतुब निखार खानम इनकी क्या था, इनकी माता का नाम था। और बाबर ने अपनी खुद की जो आत्मकथा थी उसका जो नाम था तुजो के बाबरी को खुद ही लिखा था, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद जो है वो पायदा खान ने किया था। किसने, पायदा खान ने इसका अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
ठीक है। 105वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कथक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी है ओडिसी और ऑप्शन नंबर डी है कुचिपुड़ी। सबसे पहले मैं तो ये यहाँ पे सुधार करना चाहता हूँ कि जो ओडिसी है ना, ये ओडिसी होता है। क्या होता है? ओडिसी होता है। इसके पहले अगर हम लोग बात करेंगे 2011 के पहले जो था ये ओडिसी ना होकर उड़ीसी होता था। क्या होता था? उड़ीसी ही होता था। लेकिन 2011 में जब उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा किया गया, तब से इस नृत्य का नाम भी उड़ीसी ना होकर ओडिसी कर दिया गया। ठीक है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कथक है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और ये केवल उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य नहीं है लालू, ये उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और बिहार का भी शास्त्रीय नृत्य यही है। कौन सा? तो कथक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो हम लोग कह सकते हैं कथक। इसमें जो नर्तक होते हैं वो चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं और पैजामा पहनने के साथ साथ ही ये कहानी के रूप में अपना वर्णन करते हैं। और जब कहानी के रूप में वर्णन करते हैं तो उसी कहानी को और मज़ेदार बनाने के लिए उसी कहानी को एक गाने का स्वरूप दे देते हैं और उसे कहते हैं शास्त्रीय नृत्य, और उसका नाम है कथक। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की, इसके एक्सप्लेन के बारे में देख लेते हैं। इसके फैक्ट क्या हैं, जो मुख्य फैक्ट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला मुख्य फैक्ट है कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक उत्तर भारत का एक प्रमुख लोक नृत्य है। कथक का शाब्दिक अर्थ है कहानी, या फिर पुराने समय में कथावाचक गाने के रूप में बोलते थे और इसे नया रूप देते थे। इसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। चूड़ीदार पैजामे को कथक नृत्य की वेशभूषा मान लिया गया है और तब से यही स्वरूप हमने अपना लिया है। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों को शामिल किया गया है। सबसे पहला जो है वो भरतनाट्यम है और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम लोग बात करेंगे कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं इसको किस बुक से शामिल किया गया है, तो आप लोगों के पास ये बॉक्स जो दिया है इसमें जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा वो कौन सी पुस्तक है जिससे भारत के सारे यानी कि 8 में से 6 शास्त्रीय नृत्यों को शामिल किया गया है। ठीक है। दूसरा शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है, ये उत्तर प्रदेश का है, मैंने आपको अभी डिस्कस किया। इसके बाद मणिपुर जो है वो मणिपुर का है और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं और उड़ीसी जो है वो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है और जो सतरिया है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 106वां क्वेश्चन है और इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, या फिर ये सब कह सकते हैं किसके द्वारा कराई गई थी। तो प्रसिद्ध जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, सबसे पहले गोपाल नहीं, इसकी स्थापना कौन करेगा, तो इसकी स्थापना करेगा धर्मपाल जो है वो गोपाल का ही पुत्र था और ये कुल भारत में 40 वर्षों तक शासन करेगा और अपने 40 वर्षों के शासनकाल में ये बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाएगा। इसके साथ ही ये नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी करवाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है इसका पुनरुद्धार भी कौन कराएगा, तो धर्मपाल करवाएगा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार के लिए अपने 200 गांवों को राजस्व के रूप में दान में दे दिया था। किसके रूप में? राजस्व के रूप में दान में दे दिया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाएगा धर्मपाल, यानी गोपाल का बेटा धर्मपाल। और धर्मपाल का बेटा कौन सा? देवपाल था और देवपाल का बेटा था महिपाल फर्स्ट। चलिए आपको इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। इसका फैक्ट क्या रखा है। सबसे पहले तो धर्मपाल के बारे में देख लेते हैं। ये 1770 से लेके 810 सालों तक शासन करेगा, यानी टोटल 30 और 10 40 सालों तक यहाँ पर शासन करने वाला है। ये 1770 ईस्वी में गोपाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल राजा बनता है। उसने 1810 ईस्वी तक शासन किया।
धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में करवाई और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी इसी ने कराया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय की पूर्ति के लिए अपने 200 गांवों को राजस्व के रूप में दान में दे दिया था। ये भी आपके लिए फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 107वां है। देखिए क्या लिखा हुआ है और आप लोग पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के रूप में, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में और जैन धर्म के फर्स्ट के रूप में सब लोग जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ ले ये आप भी नहीं जानते, और क्वेश्चन बनाने वाला भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश करता है कि वो जो क्वेश्चन है ना वो वहाँ से भी छूट ना पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 22वें तीर्थंकर की बात करूँगा। तो ऑप्शन नंबर ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी है अरिष्ट नेमी और ऑप्शन नंबर डी है ऋषभदेव। तो क्या लगता है इसका 22वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरिष्ट नेमी जो थे वो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। कौन थे? तो 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो बताओगे अरिष्ट नेमी थे। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। कौन थे? तो ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ या फिर ऋषभदेव इन्हें ही कहते हैं। और पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन से? 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी की अगर बात करें तो ये 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के महावीर स्वामी। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की या फिर इसी के फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रमुख जो तथ्य हैं वहाँ पर हमने शामिल कर दिया है, आप लोग बस पढ़ लीजिए इसको और जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जैन धर्म के संस्थापक सॉरी गाइस, आज चिल्लाहट थोड़ी ज़्यादा हो रही है, अब परेशानी हो सकती है थोड़ा, लेकिन आप लोगों को वीडियो जो है उसकी वॉइस जो है वो क्लियर समझ में आएगी, ये वादा है मेरा। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे। इन दोनों का मुख्य उद्देश्य था कि जो ब्राह्मण धर्म में बुराइयां आ गई थी उन बुराइयों को दूर करना इनका मुख्य उद्देश्य था। जैन धर्म जो था, जैन धर्म का जो अर्थ है, जैन धर्म जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। जैन धर्म के महात्माओं को तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम, ठीक है, जिन्हें आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या फिर इन्हें आदिनाथ के रूप में जाना जाता है। अरिष्ट नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इन्हें कृष्ण का भाई वासुदेव की संज्ञा दी गई है, जो 22वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। कौन? तो बताओगे अरिष्ट नेमी। और ऋग्वेद में इनको कृष्ण का भाई वसुदेव के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर है 108वां। देखिए क्या लिखा हुआ है। तांबा की विश्व प्रसिद्ध खेतड़ी की खान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी की खान जो है इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसमें मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की जगह आपको एक ऑप्शन लिख देता हूँ, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने ऑप्शन जो है वो गलत दे दिया है, यहाँ पे एक राजस्थान ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर राजस्थान ऑप्शन जो होता तो वो बिल्कुल तरह से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो खेतड़ी की खान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अब हम कुछ देख लेते हैं खनिज और उसके उत्पादक राज्यों के बारे में। तो सबसे पहला जो खनिज है वो हीरा है, और हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, आप लोग सभी जानते हैं। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। जबकि चांदी, ठीक है, चांदी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। क्रोमाइट जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है, और उड़ीसा के अलावा ये झारखंड में भी पाया जाएगा। मैंने आपको कहा था कि जिसमें क्रो शब्द लगा हो, जिसमें क्रो लगा हो तो वो पक्का का पक्का कहाँ पाया जाएगा? उड़ीसा में पाया जाएगा। क्योंकि क्रो से कौवा, और कौवा कैसे हो जाता है? तो कौवा उड़ गया, यानी कि कौवा जो है वो, जो कौवा है वो उड़ जाता है, और क्रो का शब्द से मतलब हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, जो सीसा है वो राजस्थान में पाया जाएगा, और राजस्थान के अलावा जमशेदपुर में भी पाया जाएगा। और इसकी एक ट्रिक याद रखना, सीसा जो है वो राजा महाराजा ज़्यादा देखते थे, इसलिए सीसा जो है राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। बस ट्रिक है।
इसके बाद थोरियम पाइराइट्स की बात करें, यहाँ पर प्राइस नहीं हो जाएगा, यहाँ पे पाइराइट्स हो जाएगा। ठीक है, थोरियम पाइराइट्स कहाँ पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा राजस्थान में, क्योंकि पानी कहाँ थोड़ा है भैया, राजस्थान में थोड़ा पानी, इसलिए थोरियम पाइराइट्स कहाँ पाया जाएगा, तो राजस्थान में पाया जाएगा। लिग्नाइट की बात करेंगे तो लिग्नाइट जो है वो तमिलनाडु में पाया जाएगा। और इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लिग्नाइट है, यानी कि हमें किसी से लड़ाई हो गई और हमने कहा कि भैया आ तू मिल कहाँ, नाइट में, तू मिल नाइट में, यानी कि जो लिग्नाइट है वो तमिलनाडु में पाया जाएगा। इसके बाद टिन है, वो बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई आपके दरवाजे में टिन 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 कर रहा है और तुम रात में थक कर आए हो, तो उससे कह दोगे कि भैया टिन टिन मत करो, नहीं 36 दांत तुम्हारे तोड़ देंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ में टिन पाया जाता है। टंगस्टन की बात करें तो राजस्थान में पाया जाएगा। राजा महाराजा जो है वो जो गंदे काम करते थे, जो बुरे काम करते थे, उनको फांसी पे टांग देते थे, तो टंगस्टन जो है वो राजस्थान में पाया जाएगा। मैग्नेटाइट की बात करोगे तो उत्तराखंड में पाया जाएगा। और किसका किसका मनोबल टाइट होता है, तो उत्तराखंड वालों का मनोबल टाइट होता है, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। ठीक, क्योंकि वो ऊपर हमसे बसे हैं, तो हमसे जो ऊपर होते हैं उनका मनोबल क्या होता है, टाइट होता है। ठीक है, ये बस ट्रिक याद करने की है। ठीक है, और अगर दूसरे बात करोगे तो यूरेनियम जो है वो झारखंड में पाया जाएगा। और तांबा की खेती जो है, या फिर तांबा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, तांबा मध्य प्रदेश में भी पाया जाएगा। ठीक है, मैग्नीज जो है वो उड़ीसा में पाया जाएगा। जबकि इसके बाद कोयला की बात करोगे तो कोयला झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद लौह अयस्क की बात करोगे तो उड़ीसा के अलावा झारखंड में ही पाया जाएगा। भारत लोहे का निर्यात सबसे ज़्यादा जापान को करता है, ये भी आपको अहम पॉइंट याद रखना है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए। जस्ता राजस्थान में पाया जाएगा। पेट्रोलियम असम और गुजरात महाराष्ट्र में पाया जाएगा। जिप्सम राजस्थान में पाया जाएगा। एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा। और क्रोमेट उड़ीसा और झारखंड में पाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और आज का क्वेश्चन नंबर 109 है, कुक जल संधि निम्नलिखित में से किससे अलग करती है। ऑप्शन नंबर है उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी या फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी है भारत श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी न्यूजीलैंड या फिर दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये शायद क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको पहले ही, लेकिन आपको कितना याद है इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को रखा है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38 डिग्री पैरेलल रेखा एक दूसरे से अलग करेगी। जर्मनी और फ्रांस को कौन सी रेखा अलग करेगी, तो बताओगे हिडनबर्ग रेखा। ठीक है, हिडनबर्ग रेखा किसको किसको अलग करेगी, तो जर्मनी और फ्रांस को अलग करेगी। जबकि भारत और श्रीलंका को अलग करेगी मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को। और दूसरी जो है उसको ये बोल सकते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक जल संधि भी किसको किसको अलग करेगी, तो भारत और श्रीलंका को। जबकि उत्तरी न्यूजीलैंड व दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करेगी कुक जल संधि। आपको मैं मैप में भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ये देखिए मैप में। ठीक है, तो ये वाली जो जल संधि है ना, ये वाली जल संधि, इसे कुक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और कुक जल संधि के ऊपर यहाँ पे इसकी राजधानी वेलिंगटन स्थित है। और यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो ऑकलैंड है। ये उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। यहीं पर उत्तरी न्यूजीलैंड में यहाँ के घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कैंटरबरी घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। आल्पस पर्वत यहाँ का सबसे लॉन्गेस्ट पर्वत है, जिसे माउंट कुक के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट कुक ही है। यहाँ पर एक जलसंधि स्थित से जिसे कहते हैं फॉवेक्स जलसंधि। और इसी फॉवेक्स जलसंधि के नीचे जो है ये वाला, इसे बोलते हैं स्टीवर्ड द्वीप। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा बंदरगाह ऑकलैंड बंदरगाह है। ठीक है, और यहाँ का सबसे बड़ा पर्वत है, इसे आल्पस पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर एक जलसंधि, इसे कुक जलसंधि के नाम से जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, और इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है। जल्दी से आप लोग पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर सी हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां, और ऑप्शन नंबर डी है मुमताज महल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमीदा बानो बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया गया था। इसके फैक्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि हुमायूं के मकबरा का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम
के द्वारा किया गया था, जो अपने पति की मृत्यु के 8 वर्षों के बाद करवाया गया था, यानी कि 1564 में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो आज का 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो आपको 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए और आपने इससे पहले कितने के आंसर आपको पता थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद।